यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जब उन्होंने सुधाकर शान को सुना तो आसपास मौजूद हर किसी ने आरव की ओर देखा, क्योंकि वे उस रहस्यमय डार्क बिस्ट के बारे में बेहद उत्सुक थे जो महापर्वत श्रृंखला के डार्क बिस्ट को भी भयभीत कर सकता था। ठीक उसी समय जब आरव बोलने ही वाला था, मेजबान की सीट पर बैठे सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति, आरव के मार्शल अंकल, ने अचानक कहा, बच्चे, अगर यह संभव है तो हमें उससे मिलने दो। चिंता मत करो, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आरव कड़वाहट से हंसा और बोला, बुजुर्गों, ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यह वास्तव में अभी सुविधाजनक समय नहीं है। इसके अलावा मैं उसका दोस्त हूँ, हम मालिक और सेवक नहीं हैं। दोस्त? सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति थोड़े चकित हुए और फिर उन्होंने कहा, बच्चे, तुम मुझे बता रहे हो कि तुम एक राजास्तर डार्क बिस्ट के दोस्त बन गए हो? आरव ने सिर हिलाया। सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति और अन्य लोगों ने तुरंत अजीब भावों के साथ आरव को घूरा। यह आम जानकारी थी कि दक्षिणी क्षेत्र में मनुष्यों और डार्क बिस्ट के बीच का संबंध आग और पानी जैसा तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन इसे कतई दोस्ताना नहीं माना जा सकता था। जब तक मनुष्य महापर्वत श्रृंखला में प्रवेश नहीं करते थे और डार्क बिस्ट महापर्वत श्रृंखला नहीं छोड़ते थे, तब तक दोनों जातियां शांति से सहअस्तित्व में रहती थीं। लेकिन अगर मनुष्य महापर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते थे या डार्क बिस्ट मानव जगत में प्रवेश करते थे, तो उन्हें निश्चित रूप से दूसरे के निर्दय विनाश का शिकार होना पड़ता था। मनुष्य डार्क बिस्ट के आंतरिक कोर को ललचाते थे, जबकि डार्क बिस्ट मनुष्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। यह आम जानकारी थी। फिर भी अब एक इंसान और एक राजास्तर डार्क बिस्ट दोस्त बन गए थे। यह दक्षिणी क्षेत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति कड़वाहट से मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, बच्चे, उस रहस्यमय डार्क बिस्ट के साथ तुम्हारा रिश्ता काफी अच्छा है। वह वास्तव में तुम्हारे लिए अपनी ही जाति के खिलाफ जाने में सक्षम है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। हम ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एक साथ जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है। वास्तव में उसने उस छोटे साथी को केवल एक दोस्त मानना बंद कर दिया था। अब वह छोटा साथी पहले से ही उसके दिल में एक प्रियजन था, ठीक उसकी माँ और त्रिशा की तरह एक सच्चा प्रियजन। जब उन्होंने आरव को सुना तो सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति और सुधाकर शान ने एक दूसरे को देखा। अंत में सुधाकर शान ने सिर हिलाया, मुड़े, आरव को देखा और बोले, बच्चे, हमने मूल रूप से तुम्हें उस रहस्यमय डार्क बिस्ट से दूर रहने के लिए कहने का इरादा किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह असंभव है। लेकिन गुरुजी अभी भी तुम्हें सलाह देना चाहते हैं कि यदि संभव हो तो तुम उसे जाने के लिए कहो। आखिरकार अगर डार्क बिस्ट साम्राज्य का बिस्ट सम्राट वास्तव में तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, तो तंत्र संघ भी तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ होगा। दूसरे लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार अगर बिस्ट सम्राट के स्तर का कोई विशेषज्ञ वास्तव में आरव के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, तो जब तक मदांध साधु हर समय आरव की रक्षा के लिए उसके पास नहीं रहते, अन्यथा आरव निश्चित रूप से मर जाएगा। बेशक यहाँ मौजूद सभी लोग बिस्ट सम्राट के तंत्र संघ पर अपना गुस्सा निकालने के बारे में और भी चिंतित थे। हालांकि तंत्र संघ बिस्ट सम्राट से डरता नहीं था, लेकिन वास्तव में ऐसा शक्तिशाली दुश्मन बनाने का कोई कारण नहीं था। इसे और खुलकर कहें तो आरव के लिए डार्क बिस्ट साम्राज्य जैसे दिग्गज को नाराज करने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें निर्दयी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वे एक संगठन का हिस्सा थे और यह उनके सभी हितों से संबंधित था। यदि कोई लाभ नहीं था तो उन्हें आरव के लिए डार्क बिस्ट साम्राज्य जैसे दिग्गज के दुश्मन क्यों बनना चाहिए? आरव की क्षमता वास्तव में बहुत अच्छी थी, लेकिन अंत में
यह उन्हें कोई भौतिक लाभ नहीं दे रहा था। तंत्र संघ बहुत एकजुट था, लेकिन यह परिस्थितियों पर निर्भर करता था। आरव ने उनकी ओर देखा। वह स्वाभाविक रूप से इन चालाक लोमड़ियों के विचारों को समझता था और उसने इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया। उसने वास्तव में नहीं दिया। शुरुआत से ही तंत्र संघ ने उसकी पर्याप्त मदद की थी। अब यह उसके लिए डार्क बिस्ट साम्राज्य को नाराज करने को तैयार नहीं था और वह समझ गया कि क्यों। आखिरकार उसके गुरु सुधाकर शान के अलावा बाकी लोग उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे, तो वे किस आधार पर उसके लिए डार्क बिस्ट साम्राज्य के खिलाफ जाएंगे? यह दुनिया ऐसी ही बहुत वास्तविक थी और आरव ने इस सिद्धांत को बहुत पहले समझ लिया था। यह सोचते ही आरव ने अपनी कलाई पलटी और उसका बिल्ला उसके हाथ में दिखाई दिया। उसने अपना तंत्र मास्टर का बिल्ला मेज पर रखा और कहा, बुजुर्गों, अब मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उन कठिनाइयों को समझता हूं जिनका आप सभी सामना करते हैं और मैं आप सभी के लिए परेशानी खड़ी करने को तैयार नहीं हूं। अब से मैं तंत्र संघ का सदस्य नहीं हूं। भविष्य में मैं आरव जो कुछ भी करूंगा वह तंत्र संघ से बिल्कुल भी संबंधित नहीं होगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आरव ने सुधाकर शान को एक शिष्य का प्रणाम किया और फिर वह मुड़ा और चला गया। जिस क्षण से आरव ने अपना बिल्ला वापस लिया, तब से लेकर जब तक उसने वे शब्द पूरे नहीं किए, वहां मौजूद एक भी व्यक्ति ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा था। सुधाकर शान के होंठ हिले थे, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। आरव के हॉल से चले जाने के बाद सुधाकर शान मेजबान की सीट पर बैठे सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति की ओर मुड़े और बोले, वरिष्ठ भाई और आप सभी बुजुर्ग लोगों, क्या अब आप खुश हैं? सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने आह भरी और कहा, तंत्र के मार्ग में उसकी प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में बहुत राक्षसी है और मैं वास्तव में उसे छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि वह अभी जिन परेशानियों का सामना कर रहा है वे वास्तव में बहुत ज्यादा हैं। पुष्प महल, भूत संप्रदाय और आदित्य विद्यालय ने पहले ही उसे खत्म करने का इरादा बना लिया है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वह उस रहस्यमय डार्क बिस्ट से जुड़ा हुआ है। डार्क बिस्ट साम्राज्य के लिए वह रहस्यमय डार्क बिस्ट जो खतरा पैदा करता है, उससे बिस्ट सम्राट उसे जीवित कैसे रहने दे सकते हैं? तलवार के मार्ग में भी उसकी प्राकृतिक प्रतिभा असाधारण है। लेकिन मदांध साधु ने भी इन समस्याओं का सामना करते हुए उसे छोड़ दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मदांध साधु और बिस्ट सम्राट के बीच समझौता शायद ऐसा है कि आरोहण रैंकिंग्स के समाप्त होने तक डार्क बिस्ट साम्राज्य आरव के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। पुष्प महल, आदित्य विद्यालय और भूत संप्रदाय ने भी शायद मदांध साधु के साथ इसी तरह के समझौते किए हैं। दूसरे शब्दों में, एक बार आरोहण रैंकिंग्स समाप्त हो जाने पर उसके जीवित रहने की व्यावहारिक रूप से कोई संभावना नहीं है। ठीक इसी वजह से ललित सिंह, जो प्रतिभाओं को संजोने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी उसे छोड़ दिया। सुधाकर शान ने अचानक कहा, क्या होगा अगर वह आरोहण रैंकिंग्स में पहला स्थान प्राप्त कर लेता है? सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें संकरी हो गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराए, कोई अगरमगर नहीं है। इस साल की आरोहण रैंकिंग्स उन राक्षसी प्रतिभाओं के लिए एक मंच बनने के लिए बाध्य है। भले ही उसने तलवार इंटेंट को समझा हो, वह निश्चित रूप से उनके विपरीत काम करने वालों में से होगा। उन राक्षसी प्रतिभाओं के पास मौजूद ताकतें वास्तव में बेहद भयानक हैं। सुधाकर शान आगे नहीं बोले। आरव की ताकत वास्तव में बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ तक कि उन्हें भी विश्वास नहीं था कि आरव पहला स्थान हथिया सकता है, क्योंकि चाहे वह अद्वय हो, अमरेश हो या दोनों महलों और भूत संप्रदाय के वे अन्य शिष्य हों, उन सभी का पालन पोषण उनके संबंधित संप्रदायों की पूरी ताकत से किया गया था।
इन लोगों में साधना की तकनीकों, युद्ध तकनीकों या साधना संसाधनों की कमी नहीं थी। लेकिन आरव का क्या? हॉल से बाहर निकलने के बाद आरव ने क्षितिज पर तैरते बादलों को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया और फिर उसने गहरी सांस ली। अब से उसका कोई संगठन नहीं था, कोई सहारा नहीं था और वह वास्तव में अकेला था। सच कहूं तो बार बार त्याग दिया जाना वास्तव में एक अप्रिय एहसास था, लेकिन यह कितना भी अप्रिय क्यों न हो, इसे टाला नहीं जा सकता था। क्योंकि उसके पास जो ताकत थी वह कमजोर थी, फिर भी उसके दुश्मन बहुत शक्तिशाली थे। यह दुनिया ऐसी ही थी। बहुत सी चीजें थीं जहां किसी को इसे सहन करना पड़ता था, भले ही वह अप्रिय हो, क्योंकि कोई कमजोर था। अचानक आरव मुस्कुराया और बोला, आप सभी अभी मुझे नीचा देखते हैं, लेकिन वह दिन आएगा जब मैं आप सभी को मेरे साथ संबंध बनाने के भी अयोग्य बना दूंगा। क्या ऊंचे विचार हैं। ठीक इसी क्षण आरव के पीछे से एक महिला की स्पष्ट और मधुर आवाज गूंजी। आरव मुड़ा और उसने देखा कि सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति की पोती, वह महिला आध्या, जिसने दूसरे दिन उससे झगड़ा किया था, अचानक उसके पीछे प्रकट हुई थी। इसके अलावा छोटी शैतान लड़की करिश्मा और त्रिशा, जिससे वह बहुत समय से नहीं मिला था, आध्या के पीछे खड़ी थीं। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, आध्या ने आरव को देखते हुए कहा। आरव ने सीधे उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी आकृति चमकी और वह सीधे त्रिशा के सामने प्रकट हुआ, इससे पहले कि वह उसके छोटे सिर को सहलाता, और उसकी आंखों में एक कोमल भाव की झलक दिखाई दी जब उसने धीरे से कहा, त्रिशा लंबी हो गई है। जब उसने यह सुना तो त्रिशा, जो पहले से ही रोने के कगार पर थी, आरव के गले लग गई और उसने कहा, बड़े भाई। आरोहण रैंकिंग्स का दूसरा दौर शुरू होने में 2 दिन बाकी थे। इन 2 दिनों के समय के दौरान आरव ने साधना नहीं की और उसने अपना सारा समय त्रिशा और करिश्मा के साथ बिताया। आरव त्रिशा की प्राकृतिक प्रतिभा से थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह अब पहले दिव्य स्तर पर थी। हालांकि यह उसके गुरु सुधाकर शान के पालन पोषण के बिना नहीं हो सकता था, लेकिन त्रिशा की प्राकृतिक प्रतिभा ने अभी भी आरव को थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया था। त्रिशा की प्राकृतिक प्रतिभा के अलावा आरव तंत्र बनाने में करिश्मा की प्राकृतिक प्रतिभा से भी स्तब्ध था, क्योंकि वह अब पहले ही मध्य रैंक तकनीक तंत्र को बनाने में सक्षम थी। हालांकि वे केवल निम्न ग्रेड तंत्र थे, फिर भी इससे आरव को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार वह केवल निम्न रैंक तकनीक तंत्र को ही बनाने में सक्षम था। 2 छोटी लड़कियों के साथ 2 दिन बिताने के बाद आरव तीसरे दिन भोर की पहली झलक में उठा। उसने जल्दी से खुद को धोया और फिर उसने शाही महल के प्रवेश द्वार की ओर यात्रा शुरू कर दी। आरोहण रैंकिंग्स का दूसरा दौर आज से शुरू हो रहा था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस समय शाही महल के प्रवेश द्वार के सामने 10 विशाल आकृति दिखाई दी थी और आरोहण रैंकिंग्स के दूसरे दौर में भाग लेने वाले गूढ़ साधक एक घने समूह में जमा थे। जैसे ही सूर्य क्षितिज पर धीरे धीरे उदय हुआ, चांदी के कवच में लिपटे सैनिकों का एक समूह शाही महल के भीतर से उमड़ पड़ा और फिर वे चौक के चारों ओर खड़े हो गए। चूंकि आरोहण रैंकिंग्स को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और यहाँ किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से महाचिन साम्राज्य ने यहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को तैनात कर दिया था। ठीक इसी क्षण मंत्री ललित सिंह अचानक चौक के केंद्र में स्थित विशाल मैदान पर प्रकट हुए। नीचे घनी भीड़ को देखते हुए उन्होंने जोर से कहा, सभी को मैं सबसे पहले आप सभी को सुरक्षित लौटने पर बधाई देता हूं, क्योंकि महापर्वत श्रृंखला से जीवित लौट पाना और दूसरे दौर में भाग लेने की योग्यता रखना पहले ही आप सभी की शक्तियों को साबित कर चुका है। अब यह आप सभी के लिए अपना नाम कमाने का समय है।
यदि आप आरोहण रैंकिंग्स के शीर्ष 30 में पहुंचने में सक्षम होते हैं तो आपको न केवल प्रचुर पुरस्कार प्राप्त होंगे बल्कि साम्राज्य आपके नाम की घोषणा 9 राज्यों में करेगा और दक्षिणी क्षेत्र के सभी लोगों को आपका नाम सुनने देगा। अब मैं दूसरे दौर के नियम समझाता हूँ। दूसरा दौर एक संचित अंक प्रणाली के आधार पर आयोजित किया जाएगा। कुल 3601 गूढ़ साधक हैं जो प्रतियोगिता के दूसरे दौर में भाग लेने की योग्यता रखते हैं। इन 3601 गूढ़ साधकों को 10 समूहों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक समूह में 260 गूढ़ साधक होंगे। हर बार जब आप किसी प्रतिद्वंद्वी को हराते हैं तो आपको 1 अंक दिया जाएगा और हर हार पर 1 अंक काटा जाएगा। प्रत्येक समूह में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 3 लोग आरोहण रैंकिंग्स पर शीर्ष 30 के लिए रैंकिंग की लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। निष्पक्षता की खातिर सभी गूढ़ साधकों को प्रतियोगिता के दौरान अपनी ताकत को अस्थायी बढ़ावा देने वाले तंत्रों, मेडिसिनल गोलियों और अन्य खजानों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है। उल्लंघन करने वालों की या तो भाग लेने की योग्यता रद्द कर दी जाएगी या उन्हें मौके पर ही मौत की सजा दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना सुनिश्चित करें। आरोहण रैंकिंग्स के शीर्ष 30 के पुरस्कार। उसके बाद मंत्री ललित सिंह ने प्रतियोगिता के कुछ अन्य नियमों का वर्णन किया। उनमें से आरोहण रैंकिंग्स के शीर्ष 30 के लिए पुरस्कार भी थे। कहने की आवश्यकता नहीं है, शीर्ष 30 के पुरस्कार वास्तव में बहुत लुभावने थे। यहाँ तक कि आरव जो भीड़ में खड़ा था वह भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। बेशक वह केवल शीर्ष 3 के पुरस्कारों से ही प्रभावित हुआ था। आरोहण रैंकिंग्स में प्रथम आने वाले को मध्य ग्रेड धरती स्तर की युद्ध तकनीक, मध्य ग्रेड धरती स्तर का डार्क खजाना, 5 हाई रैंक तकनीक तंत्र, 50,000 ऊर्जा पत्थर और 100 टॉप ग्रेड ऊर्जा पत्थर से पुरस्कृत किया जाएगा। बेशक इसमें आरोहण टोकन भी शामिल था जो इसके मालिक को 6 महान शक्तियों, महाचिन साम्राज्य या तंत्र संघ से एक अनुरोध करने की अनुमति देता था। आरोहण रैंकिंग्स में द्वितीय आने वाले को निम्न ग्रेड धरती स्तर की युद्ध तकनीक, निम्न ग्रेड धरती स्तर का डार्क खजाना, 2 हाई रैंक तकनीक तंत्र और 20,000 ऊर्जा पत्थर से पुरस्कृत किया जाएगा। आरोहण रैंकिंग्स में तृतीय आने वाले को निम्न ग्रेड धरती स्तर का डार्क खजाना, 2 हाई ग्रेड गूढ़ स्तर की युद्ध तकनीक, 10 मध्य रैंक तकनीक तंत्र और 9,000 ऊर्जा पत्थर से पुरस्कृत किया जाएगा। जब शीर्ष 3 के पुरस्कारों की घोषणा की गई तो न केवल आरव प्रभावित हुआ बल्कि यहाँ मौजूद अन्य सभी गूढ़ साधक भी उत्साह से उबल पड़े। खासकर आरोहण रैंकिंग्स में प्रथम के पुरस्कार वे वास्तव में बहुत उदार थे। एक मध्य ग्रेड धरती स्तर की युद्ध तकनीक और डार्क खजाना। भले ही यह 6 महान शक्तियों और महाचिन साम्राज्य के पास हो, ऐसे खजाने अभी भी अत्यंत कीमती माने जाते थे। इसके अलावा आरोहण टोकन इसके धारक को 6 महान शक्तियों, तंत्र संघ या महाचिन साम्राज्य में से किसी एक से अनुरोध करने की अनुमति देता था। इसे सरल शब्दों में कहें तो आरोहण टोकन प्राप्त करना इन सभी शक्तियों को अपने समर्थन के रूप में प्राप्त करने के बराबर था। यह टोकन के धारक या उस व्यक्ति के वंश के लिए सफलता की ओर बढ़ने का एक उत्तम अवसर था। बेशक आसपास के कई लोगों को आरोहण रैंकिंग्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं थी। यह एक मजाक था। प्रथम तो छोड़िए, उनके लिए शीर्ष 30 में भी जगह बनाना आसमान चढ़ने जितना मुश्किल था। हर समूह में 360 गूढ़ साधक थे, फिर भी इन 360 में से केवल 3 ही अगले दौर में आगे बढ़कर आरोहण रैंकिंग्स पर शीर्ष 30 पदों के लिए लड़ सकते थे। ऐसी प्रतिस्पर्धा अत्यंत क्रूर थी। सभी को आप जिस समूह से संबंधित हैं वह आपके द्वारा प्राप्त लोहे की पट्टिका पर लिखे नंबर के अनुसार है। अपनी अपनी समूहों में जाकर अपनी पर्चियां निकालें। यह ध्यान रखना सुनिश्चित करें कि प्रत्येक एकल अंक आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रतियोगिता के अंत में आपकी रैंकिंग से संबंधित है, मंत्री ललित सिंह ने आगे कहा।
यह सुनकर आरव ने कल प्राप्त की गई लोहे की पट्टिका निकाली और उस पर नंबर 9 लिखा देखा। दूसरे शब्दों में वह 9वें समूह में था। ठीक जब आरव समूह नंबर 9 की ओर जाने ही वाला था, एक खुशबू का झोंका आया और फिर मोहिनी उसके सामने प्रकट हुई। मोहिनी की सुंदर आंखें आरव की लोहे की पट्टिका पर पड़ी इससे पहले कि उसने कहा, आपका नंबर 9 है। आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, क्या आपका भी वही है? मोहिनी ने सिर हिलाया और कहा, मेरा नंबर 8 है। मैंने देखा और पता चला कि मेरे समूह में कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। क्या अद्वय मेरे समूह में है? आरव ने आश्चर्य से कहा। अद्वय किसी समूह में नहीं है, मोहिनी ने कहा। भूत संप्रदाय का जयव्रत आपके समूह में है। भूत संप्रदाय का जयव्रत? आरव ने थोड़ा माथे पर बल डाला इससे पहले कि उसने पूछा। अद्वय किसी समूह में नहीं है। आपका क्या मतलब है? मोहिनी ने अपने कान के पास के सुंदर बाल जो हवा से उड़ रहे थे, उन्हें संवारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर उसने हल्के से कहा, वह अपेक्षाकृत विशेष है क्योंकि उसे किसी भी समूह में रखना उस समूह में भाग लेने वालों के लिए अन्यायपूर्ण होगा। इसलिए 6 महान शक्तियों, महाचिन साम्राज्य और तंत्र संघ ने सर्वसम्मति से उसे पूर्ण अंकों के साथ अगले दौर में आगे बढ़ने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। फिर अमरेश, प्रभा और अन्य का क्या? आरव ने पूछा। उन्हें ऐसा उपचार नहीं मिला। अमरीश समूह नंबर 1 में है, प्रभा को समूह नंबर 2 में रखा गया है, निशिता समूह नंबर 4 में है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो वे तीनों निश्चित रूप से अपने अपने समूहों में अगले दौर में आगे बढ़ने वाले पहले होंगे। मेरे समूह में कोई विशेष रूप से मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको दूसरी ओर सावधान रहना होगा क्योंकि आपके समूह में न केवल भूत संप्रदाय का जयव्रत है बल्कि ब्राइटन मून संप्रदाय का चंद्रवीर भी है, मोहिनी ने कहा। ब्राइटन मून संप्रदाय का चंद्रवीर? आरव ने कहा। आरोहण पर्वत श्रृंखला पर ब्राइटन मून संप्रदाय का एकमात्र जीवित सदस्य? मोहिनी ने सिर हिलाया और कहा, ब्राइटन मून संप्रदाय को इस बार अत्यधिक भारी नुकसान हुआ है। चंद्रवीर के अलावा ब्राइटन मून संप्रदाय के अन्य सभी प्रतिभागी आरोहण पर्वत श्रृंखला पर मारे गए। चंद्रवीर हमेशा बहुत शांत रहा है और वह सभी के साथ विनम्रता और दोस्ताना व्यवहार करता है। न तो वह किसी चीज के लिए लड़ता है और न ही परेशानी खड़ी करता है। लेकिन वह जितना अधिक इस तरह से व्यवहार करता है, मुझे उतना ही अधिक लगता है कि वह सरल नहीं है। बेशक आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अभी भी जयव्रत है। इस बार आप दोनों निश्चित रूप से एक दूसरे से भिड़ेंगे और इस बार वह बिल्कुल भी हाथ पीछे नहीं खींचेगा। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। वह वास्तव में सामान्य नहीं है। आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मैं किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकूंगा। मोहिनी ने सिर हिलाया और फिर उसने आरव की ओर देखा और एक पल के लिए हिचकिचाई इससे पहले कि उसने कहा, उस दिन आरोहण पर्वत श्रृंखला में मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आरव चौंक गया और फिर वह मुस्कुराया और कहा, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि आप तलवार संप्रदाय में हमेशा मेरी ओर से बोलती रही हैं। मोहिनी ने सिर हिलाया और कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी जीवन बचाने के लिए जो कर्जदार हूँ उसे नहीं भूलूंगी। आरव बोलने ही वाला था, लेकिन इसी क्षण आसपास की अत्यंत व्यस्त भीड़ अचानक शांत हो गई थी। अद्वय आ गया है, अद्वय! भीड़ में किसी ने चिल्लाया। आरव ने इस चिल्लाहट के स्रोत की ओर देखा। उसने अद्वय को आगे देखा जबकि अमरेश, प्रभा, निशिता और जयव्रत उसके पीछे पीछे शाही महल के प्रवेश द्वार से धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। जैसा कि दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के मजबूत विशेषज्ञों से अपेक्षित था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी दूर होते हुए भी मुझे इतना दबाव महसूस करा सकते हैं।
खासकर अद्वय, वह वास्तव में युद्धदेव बनने की सबसे अधिक संभावना वाली हस्ती बनने के लायक है। वह आत्मविश्वास और दबंग आभा। हाँ, अफसोस हम सभी पहले दिव्य स्तर में हैं, लेकिन हमारे और उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? यह तुम्हारी माँ की गलती है कि उसने तुम्हें कुछ प्राकृतिक प्रतिभा के साथ जन्म नहीं दिया। भाड़ में जाओ। मोहिनी ने अद्वय और अन्य को देखा जबकि उसने धीमी आवाज में कहा, इस साल की आरोहण रैंकिंग्स अद्वय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह युद्धदेव बनने के उसके मार्ग से संबंधित है और वह बिल्कुल नहीं हार सकता। इसलिए यह बहुत संभावना है कि आदित्य विद्यालय ने उसे एक तुरूप का पत्ता के रूप में कार्य करने के लिए कुछ दिया होगा। यदि आप अगले दौर में आगे बढ़ने के बाद उससे भिड़ते हैं तो यदि संभव हो तो हार मान लें, अन्यथा वह निश्चित रूप से आप पर दया नहीं दिखाएगा। आपको इस बात से अवगत होना चाहिए। आरव मुस्कुराया, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अद्वय वास्तव में मजबूत था, लेकिन अद्वय कितना भी मजबूत क्यों न हो, आरव के लिए सीधे हार मानना बिल्कुल असंभव था। आखिरकार यह प्रतियोगिता उसकी मां की सुरक्षा से संबंधित थी। इसलिए अद्वय तो छोड़िए, अगर उसे 100 अद्वय या यहाँ तक कि 1000 का भी सामना करना पड़े तो भी वह अपनी तलवार निकालेगा और लड़ेगा। कभी कभी वह नहीं जानता था कि वह कुछ चीजों में सफल होगा या नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से प्रयास करेगा। ठीक वैसे ही जैसे अद्वय से लड़ने की बात आती है। जब उसने आरव द्वारा व्यक्त किए गए भाव को देखा तो मोहिनी ने धीरे से आह भरी। कुछ समय तक आरव के संपर्क में रहने के बाद उसे आरव के चरित्र के बारे में एक निश्चित स्तर की समझ थी। इसलिए जब उसने उसके द्वारा व्यक्त किए गए भाव को देखा तो वह जान गई कि आरव को सीधे हार मानने के लिए कहना पूरी तरह से असंभव था। लेकिन यह उसके लिए समझ में आता था, क्योंकि आरव तो छोड़िए, अगर वह खुद भी लड़ाई में अद्वय से भिड़ती और स्पष्ट रूप से अवगत होती कि वह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है, तो भी वह हार नहीं मानती। कोई हार सकता है, लेकिन किसी में लड़ने का साहस नहीं होना, यह नहीं हो सकता। अगर किसी में लड़ने का साहस ही नहीं है तो कोई तलवार के मार्ग पर कैसे चल सकता है? अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।